ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्यामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था और उस गांव में हाईवे पर एक दिलपसंद नाम का ढाबा हुआ करता था। जो भी लोग वहाँ उस हाईवे से गुजरते थे वो उस ढाबे पर ज़रूर रुक कर अपना खाना खाया करते थे, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता था। वहाँ खाना खाने के लिए लोग दूर दूर से भी आया करते थे, क्योंकि वहाँ उस ढाबे का खाना बहुत फेमस हो गया था। वो ढाबा नॉनवेज खाने के लिए भी बहुत मशहूर हो गया था। उस ढाबे के मालिक थे राम जी। बेचारे अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण उनको कुछ न कुछ समस्या आती रहती थी। हमेशा उनकी तबीयत खराब ही रहती थी, जिससे वो काफ़ी डर गए थे। वो ये सोचने लगे थे कि अपने जीते जीते ही दोनों भाइयों में अपनी जायदाद बराबर से बांट दे। राम जी के दो बेटे थे, एक का नाम था शिवा और एक का नाम था कमल। कमल तो बहुत ही ज़्यादा होशियार और समझदार लड़का था, लेकिन छोटा भाई शिवा बहुत ही नादान और भोला था। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, राम जी की तबीयत और खराब होती गई। तभी वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं। बेटा कमल और शिवा, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लगी है बेटा। अब मुझे ठीक होने का कोई आसार नहीं लग रहा। पता नहीं कब तक की सांसें बची है मेरी, इसलिए मैंने सोचा कि तुम दोनों को जायदाद का बंटवारा कर दूं। लेकिन बेटा, जो हमारा ढाबा है ना, उसको तो तुम दोनों मिलकर ही संभाल लेना। अरे पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, देख लेना, आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। हाँ पिताजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इन सारी बातों की चिंता मत कीजिए, आप तो बस आराम कीजिए। कमल ने अपने पिताजी को जायदाद का बंटवारा करने से रोका, क्योंकि उसके पीछे उसका एक और मकसद था। कमल को इस बात का डर था कि अगर राम जी अपने दोनों बेटों को जायदाद देते, वो जायदाद का बराबर बराबर हिस्सा करते, और अगर राम जी के बाद जाने का बंटवारा होगा तो जायदाद का एक बड़ा हिस्सा मैं अपने पास रख लूँगा। और वो तो भोला है, उसको दूँ या ना दूँ वो तो मैं बाद में देखूँगा। यही वजह थी कि कमल ने अपने पिताजी को जायदाद का बंटवारा करने के लिए मना कर दिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे और एक दिन राम जी भगवान को प्यारे हो जाते हैं। उनके गुजर जाने के बाद कमल ने अब जायदाद का बंटवारा करने का फैसला कर लिया था। जैसा उसने सोचा वैसा ही किया था। गांव में बहुत दूर जो थोड़ी सी ज़मीन थी, उसने वो ज़मीन गांव वाली और कुछ दो गाय भी थी गांव में, उनको शिवा के नाम कर दिया। और जो वो हाईवे पर ढाबा था वो उसने खुद के नाम कर लिया, और कैश काउंटर पर भी खुद ही बैठ जाया करता था, और अपने छोटे भाई शिवा को खाना बनाने की सभी जिम्मेवारी सौंप देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कमल ने
एक बहुत ही धनवान लड़की से शादी कर ली। इसी के कुछ दिन बाद शिवा की शादी भी हो जाती है, लेकिन शिवा की शादी एक गरीब लड़की से होती है। शिवा, अभी हमारी शादी हुई है और अब ये घर हमारे चारों के रहने के लिए छोटा पड़ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो गांव में तेरे नाम पर ज़मीन है ना, वहाँ पर मैं अपना और तेरी भाभी के लिए एक छोटा सा मकान बना लेता हूँ। फिर हम वहाँ गांव में ही रहा करेंगे और तू और तेरी पत्नी यहाँ इस घर में आराम से रहना। अरे नहीं भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप और भाभी यहीं रहना, मैं और मेरी पत्नी वहाँ गांव में घर बनाकर रहा करेंगे। अरे शिवा, मेरी बात तो सुन। नहीं भैया, मैंने जो कह दिया हम बस वैसे ही करेंगे। भैया, मैं कल से ही वहाँ का काम शुरू करवा दूंगा। आप और भाभी को कहीं नहीं जाना, आप इसी घर में रहिए। कहने को तो कमल बहुत नाटक कर रहा था कि जैसे उसको शिवा का अपने घर से जाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मन ही मन उसने वही काम करने का सोचा था। वहीं शिवा अपने ढाबे पर खाना बनाने का काम बहुत अच्छे से सीख लेता है और उधर साथ ही साथ अपने घर बनाने का काम भी शुरू करवा देता है गांव में। कुछ ही महीनों में वो घर बनकर तैयार हो जाता है। घर पूरा बनने के बाद शिवा और उसकी पत्नी दोनों अपना सारा सामान लेकर उस घर में चले जाते हैं। कमल ने जो 2 गाय शिवा को दी थी, शिवा की पत्नी उन 2 गायों का बहुत ध्यान रखती और उन 2 गायों का भी वो दूध निकाला करते थे। जितना दूध उन्हें चाहिए होता था वो रख लेते थे, बाकी का दूध शिवा उनके ढाबे पर ही ले जाया करता था। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक दिन कमल अपने छोटे भाई शिवा को अपने घर बुलाता है। क्या बात है भैया, सब कुछ ठीक तो है? आपने मुझे बुलाया? अरे शिवा, क्या बताऊं, बात कुछ ऐसी है कि अब हमारा जो ढाबे पर काम है वो कुछ अच्छा नहीं चल रहा। फायदा बहुत ही कम हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। और उसमें से भी सबको तनख्वाह देनी पड़ेगी और जो खाना बनाने वाला शेफ है वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने को कह रहा है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? आप उस शेफ से कह देना कि कल से काम पर ना आए, क्योंकि सारा खाना बनाने का काम मैं सीख चुका हूँ, तो मैं खाना बना लिया करूँगा। क्या तू सच कह रहा है शिवा? सच कह रहा हूँ भाई, भगवान का बहुत बड़ा उपहार है तू मेरे लिए। लेकिन ये सब काम तू अकेले कैसे करेगा? चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं भी तेरी सहायता किया करूँगा। अरे नहीं भैया, आप बस काउंटर पर बैठो, बाकी सारा काम मैं अपने आप देख लूँगा। जैसा कमल ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके अनुसार शिवा को सारा काम खुद कर लेना पड़ेगा और उसे नौकरों की तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, जिससे उसको काफ़ी सारे पैसे बचेंगे। इसी तरह शिवा पूरा दिन बस ढाबे के काम में ही लगा रहता, क्योंकि वो अकेला ही ढाबे का सारा काम किया करता था। उसके पास थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता था कि वो थोड़ा सा आराम कर ले, थोड़ा बैठ ले। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। वो बहुत सारा काम करता है।
जिससे उसके पैरों में कोई समस्या आ जाती है। शिवा और उसकी पत्नी दोनों अस्पताल जाते हैं चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने जांच करने पर कहा कि शिवा की पूरे दिन काम खड़े होकर करने की वजह से उसके पैरों में खून जम गया है। उसी वजह से उन शिवा के पैरों में दर्द रहने लगा। तब डॉक्टर ने कहा कि अब आपको आगे कुछ महीने तक बिल्कुल भी काम नहीं करना और बस अपना ध्यान रखना है, आराम करना है और आपका इलाज जल्द ही शुरू करना पड़ेगा। उधर शिवा की पत्नी कमल को ये सब बातें बताने के लिए उसके घर जाती है और कुछ पैसों की सहायता उससे मांगती है। ये तुम क्या कह रही हो? अब वो घर में आराम करेगा तो काम कौन करेगा यहाँ? अब तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से काम नहीं चल रहा मेरा। कितना कर्जा सर उठा रखा है मैंने उस ढाबे को लेकर, तुम्हें पता भी है, और ऊपर से तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। नहीं है मेरे पास कोई पैसे। अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, समझी? कमल की इतनी सारी कड़वी बातें सुनकर शिवा की पत्नी बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उसके बाद शिवा की पत्नी जो दूध पहले ढाबे पर दिया करती थी, अब वहां ना देकर उसी दूध को वो गांव भर में बेचा करती थी। जो पैसे वो दूध बेचकर कमाती थी, उन्हीं में अब उनका घर का काम चला करता था। किसी तरह ये बात कमल तक पहुंच जाती है और उसने गांव भर में ये अफवाह उड़वा दी कि शिवा की पत्नी दूध में कुछ ऐसा मिलाकर बेचती है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। यह बात पता चलने के बाद शिवा की पत्नी से अब कोई भी गांव वाला दूध नहीं खरीदता, जिससे उसका वो काम बंद हो जाता है। शिवा की पत्नी अब बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करा जाए। फिर वो अपने भाई को फोन मिलाती है और सारी समस्या बता देती है। फिर श्रुति का भाई भी बिना देर करे वहाँ शिवा के घर आ जाता है। जीजाजी, आपके भैया ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप बस हाँ भरिए, ये सारी बात मैं पूरे गांव में बता दूंगा, तब फिर पंचायत न्याय करेगी। अरे नहीं नहीं रवि, हम ऐसा नहीं करेंगे। नहीं रवि, अगर घर की इज्जत घर में ही रहे तो अच्छा होगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भैया का पूरे गांव में नाम खराब हो। अरे जीजाजी, मैं मानता हूँ कि इंसान में अच्छाई होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी अच्छाई नहीं होनी चाहिए कि हमारी अच्छाई हम ही पर भारी पड़ जाए। पता नहीं अब हम आगे कैसे काम करेंगे, और मुझे तो सिर्फ खाना बनाना ही आता है, उसके अलावा तो मुझे और काम आता ही नहीं। हम एक काम करते हैं, हम हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा खोल लेते हैं। आप खाना बनाने का काम करें और बाकी मैं और दीदी बाकी सब संभाल लेंगे। और हाँ, दीदी भी आपके साथ आपका खाना बनाने में मदद करेगी। आप बस दीदी को बताते जाना, आप कुछ मत करना। आप दीदी को बताना और दीदी खाना बनाएगी। अरे लेकिन हमारा खाना खाएगा कौन? क्योंकि हमारा ढाबा तो बहुत पहले फेमस है और उसी पर लोग आते हैं, तो हमारे ढाबे पर क्यों आएंगे? आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। आपका जो ढाबा है वो नॉनवेज चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो क्यों ना हम पनीर से सारी चीज़ें बनाएं और पनीर ही हमारे ढाबे की मेन रेसिपी होगी।
और तो और हमें पनीर खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हमारी गाय जो दूध देती है उसी का पनीर मैं घर पर बनाया करूँगी। श्रुति का ख्याल उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है और अपना एक छोटा सा ढाबा उन्होंने वहीं हाईवे पर लगाया और ढाबे का नाम रखा शिवादा ढाबा। उनके उस ढाबे पर सारी चीज़ें पनीर से बनाई हुई ही मिलती थी। धीरे धीरे यह बात कमल के कानों तक पड़ी, लेकिन उसको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि मेरा ढाबा तो नॉनवेज ढाबा है और नॉनवेज के आगे कौन पनीर खाता है, तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया। कमल के ढाबे पर लोगों का जाना कम होता गया और वहीं शिवा के ढाबे पर दिन भर खूब भीड़ लगी रहती और उन सभी लोगों को शिवा के ढाबे का खाने का स्वाद भी बहुत अच्छा लगता था। और वहीं कमल के ढाबा धीरे धीरे बंद हो गया और वहीं शिवा का ढाबा बहुत ही अच्छी तरक्की करने लगा था। अब दिनों की मेहनत का रंग भी दिखने लगा था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कड़ी मेहनत के दम पर ही किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य को सही दिशा में ही मेहनत करनी चाहिए, ना कि किसी का काम बिगाड़ने पर। ईर्ष्या हमेशा ही काम बिगाड़ती है, तो हमें खुश रहना चाहिए और दूसरों की तरक्की देखकर जलने से अच्छा है कि हमें अपना काम अपनी मेहनत से करना चाहिए।